सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी को पुनः स्वागत है। तो गाइज, आप सभी को हम बता दें, हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक एजुकेशन पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन तैयारी विधिवत और सही तरीके से कराई जाती है। तो जिन भी बच्चों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, पेपर की तैयारी करनी है, वो बच्चे हमारे चैनल से पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको इस चैनल का लिंक, अगर आप लोग इस चैनल को सर्च करने पे नहीं पाते हैं तो इस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके हर एक वीडियो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो हम आप सभी को बता दें कि हम इस वीडियो में लेके आए हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम में हमारे कई बार पूछा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप सभी को बता दें, अगर आप सभी को टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना है, यूपी के या टॉप कॉलेजों में एडमिशन लेना है, टॉप 10 कॉलेजों में, तो आपको कम से कम 80 प्लस क्वेश्चंस सही करने होंगे। 80 प्लस क्वेश्चंस सही करने होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन रहता है मैथ का, 25 रहता है फिजिक्स का और 25 केमिस्ट्री का। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक के लिए 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। ठीक है, तो आप लोग कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे, तभी आपको टॉप के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो चलिए, ऐसे ही आप लोग अपना विधिवत तैयारी जारी रखते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर हमारे वीडियो के ऑडियो वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग यदि हमारे वीडियो के ऑडियो वीडियो में कोई भी आपको समस्या है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके। तो चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। स्टील, कोबाल्ट, पीतल या निकल। तो पीतल एक ऐसा धातु है, क्या पीतल एक ऐसा धातु है जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। चुंबक को उसके पास ले जाने पे वो आकर्षित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीतल। पीतल एक ऐसा धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक सीधा क्या जब एक सीधा चालक विद्युत धारा वहन करता है तो क्या जब एक सीधा चालक विद्युत धारा वहन करता है तो इसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र होती हैं। चालक के समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। उक्त में से कोई नहीं। तो जब एक सीधा चालक विद्युत धारा वहन करता है तो इसके चारों ओर विद्युतीय वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। क्या? इसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बायोगैस को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? कह रहा है बायोगैस जो है उसको ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है, किस कारण से ऊर्जा का स्रोत अच्छा माना जाता है बायोगैस को। ठीक है, तो ये किस कारण से? क्योंकि यह एक राख उत्पादित करता है, क्योंकि यह मीथेन उत्पादित करता है, क्योंकि यह धुआं रहित जलता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है बायोगैस को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि यह मीथेन उत्पादित करता है। मीथेन उत्पादन करने के कारण इसे एक बायोगैस ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यह मीथेन उत्पादित
करता है। इसलिए बायोगैस को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना गया है, क्योंकि यह मीथेन उत्पादित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिहान पकाने के लिए ऊर्जा के किसी भी स्रोत का प्रयोग कर सकता है, परंतु वह स्रोत से धुएं के उत्पादन से बचना चाहता है। निम्न में से किस स्रोत को उसे पकाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, रिहान पकाने के लिए ऊर्जा के किसी भी स्रोत का प्रयोग कर सकता है, परंतु यह स्रोत से धुआं के उत्पादन से बचना चाहता है। निम्नलिखित में से किस स्रोत को उसे पकाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या विद्युत? ठीक है, तो किस पूछा है, किस स्रोत को उसे पकाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? तो रिहान पकाने के लिए ऊर्जा के किसी भी स्रोत का प्रयोग कर सकता है, परंतु वह स्रोत से धुआं के उत्पादन से बचना चाहता है। निम्न में से किस स्रोत को उसे पकाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? तो क्या कौन सा स्रोत है? विद्युत। क्या कौन सा स्रोत से? विद्युत स्रोत से रेहान को पकाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए, विद्युत स्रोत का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु सूर्य की ऊर्जा को निष्कासित करने की व्याख्या करता है? विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में परिवर्तन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, सौर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन या गतिज ऊर्जा को सौर ऊर्जा में परिवर्तन? तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु सूर्य की ऊर्जा को निष्कासित करने की व्याख्या करता है? तो कौन सा ऐसी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। क्या? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन, यदि एक लेंस की शक्ति -2D है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? शक्ति दिया हुआ है तो इसकी फोकस लंबाई बतानी है। ठीक है, तो इसकी सेंटीमीटर में बताना है। तो एक मीटर रहेगा तो 1 लिखा जाएगा, सेंटीमीटर रहेगा तो 100 लिखा जाएगा, यानी कि 100 + 100/-2 ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 2 पंचे 10 -50 आ गए, यानी कि तो इसकी फोकस दूरी जो होगा ये बराबर R = 2F होता है। इसी सूत्र पर ये क्वेश्चन लगा है। ठीक है, तो कह रहा है यदि एक लेंस की शक्ति -2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या है? तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? -50 सेंटीमीटर। इसी सूत्र R = 2F के सूत्र से क्या हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर आ जाएगी। फोकस लंबाई जो है कितना आएगा? -50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन, नेत्रोद और लेंस के बीच काला खुला भाग कहलाता है। नेत्रोद और लेंस के बीच काला खुला भाग क्या कहलाता है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल? तो नेत्रोद और लेंस के बीच जो काला खुला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। क्या? प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली, क्या तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, प्रेरित विद्युत की दिशा प्रत्येक चक्र में कितनी बार बदलती है? तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, प्रेरित विद्युत की दिशा प्रत्येक चक्र में कितनी बार बदलती है? 2 घूर्णन, 1 घूर्णन, चौथाई घूर्णन या आधा घूर्णन? ठीक है, तो पूछा है प्रेरित विद्युत की दिशा प्रत्येक चक्र में कितनी बार बदलती है? तो 2 घूर्णन, 1 घूर्णन, चौथाई घूर्णन या आधा घूर्णन? तो कितनी बार घूमेगा? कितनी बार घूम सकता है? 2 घूर्णन घूम सकता है। कितना?
दो घूर्णन क्या हो सकता है, घूम सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दो घूर्णन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोपहर में सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि, इसका कारण क्या हो सकता है। दोपहर में सूर्य सफेद दिखाई देने का कारण क्या हो सकता है। प्रकाश का न्यूनतम परिकिरण होता है, श्वेत प्रकाश के सभी रंग परिकिरणित होते हैं, नीला रंग सर्वाधिक परिकिरणित होता है, लाल रंग सर्वाधिक परिकिरणित होता है। तो दोपहर के समय सूर्य सफेद क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो सकता है। दोपहर के समय सूर्य के सफेद दिखाई देने का कारण होता है, श्वेत प्रकाश के सभी रंग परिकिरणित होते हैं। क्या, श्वेत प्रकाश के सभी रंग परिकिरणित होने के कारण दोपहर में सूर्य सफेद दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। श्वेत प्रकाश के सभी रंग परिकिरणित होने के कारण सूर्य दोपहर में सफेद दिखाई देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिरोधकता और लंबाई L वाले एक तार को दो समान भागों में काटा गया है। दोनों भागों की प्रतिरोधकता, तो पदार्थ पदार्थ प्रतिरोधकता और लंबाई L वाले एक तार को दो भागों में बांटा गया है। एक तार को दो भागों में बांटा गया है। दोनों भागों की प्रतिरोधकता हमें बतानी है। ठीक है, तो एक भाग हो गया P, एक भाग हो गया P। मान लीजिए L, मान लीजिए L है, लंबाई L, पूरे का L दिया हुआ। ठीक है, पदार्थ पर प्रतिरोधकता और लंबाई L वाले एक तार को दो समान भागों में बांटा गया, दोनों भाग की प्रतिरोधकता है। मान लीजिए एक प्रतिरोधकता एक तार की प्रतिरोधकता P है, आधे तार की, और आधे तार की प्रतिरोधकता P है। तो पूरे तार की दोनों भागों की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, तो 2P हो जाएगी। ठीक है, दोनों भागों की प्रतिरोधकता जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2P हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों भागों की प्रतिरोधकता जो होगी, सॉरी, 2P होगा, कितना होगा, 2P होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, वह वस्तु एक दर्पण के सामने -2.04 सॉरी एक वस्तु एक दर्पण के सामने एक वस्तु एक दर्पण के सामने 0.25 मीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी क्या, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। एक वस्तु एक समतल दर्पण के सामने इतनी दूरी पर रखी है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकाल के आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, क्या वो निकालना है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ से दूरी आपको बताना है, कमेंट में हमें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसे करने से आप सभी को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बता देना है, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ऑडियो वीडियो सही से जा रही होगी। तो ऐसे ही आप लोगों को अगर ऑडियो वीडियो हमारी समझ में आ रही है तो दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, शून्य परावर्तन कोण वाले प्रकाश की एक किरण हेतु आपतन कोण, सूर्य सॉरी शून्य परावर्तन कोण वाले प्रकाश की एक किरण हेतु आपतन कोण। तो शून्य परावर्तन कोण कहाँ है, ठीक है, शून्य परावर्तन एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। तो शून्य परावर्तन कोण वाले प्रकाश की एक किरण हेतु आपतन कोण क्या होगा, ये शून्य परावर्तन कहाँ है तो शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति जब दर्पण से वस्तु की दूरी ध्रुव और फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी से कम होगी तब क्या होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति जब दर्पण से वस्तु की दूरी ध्रुव और फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी से कम होगी तो वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा होगा,
वास्तविक उल्टा और आकार में बड़ा होगा, आभासी सीधा और आकार में छोटा होगा, आभासी सीधा और आकार में बड़ा होगा। ठीक है, 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, जब दर्पण से वस्तु की दूरी ध्रुव और फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी से कम होगी तो यह वस्तु कैसा बनेगा, आभासी सीधा और आकार में बड़ा होगा। क्या होगा, आभासी सीधा और आकार में बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर डी, आभासी सीधा और आकार में वस्तु बड़ा बनेगा। कब, जब ध्रुव ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी से कम होगी। ठीक है, वस्तु आभासी सीधा और आकार में बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, जल का अपवर्तनांक इतना है, 1.33 है। जल में प्रकाश की गति है, जल में प्रकाश की गति बतानी है। निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की गति दी हुई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक दिया हुआ है। ठीक है, n बराबर क्या होता है, cb होता है। ठीक है, तो वेग भी दिया हुआ, गति c निकालना है, n/b हो जाएगा, c इक्वल टू, ठीक है, c इक्वल टू n/b हो जाएगा। ठीक है, तो n/b जब लगाएंगे तो 3 × 10⁸ बटे 1.33, तो इसे जब डिवाइड करेंगे 3 × 10⁸ बटे 1.33, तो कितना आ जाएगा, 2.26 इंटू 10⁸ बचेगा। कितना बचेगा, 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बचेगा। वो क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की गति हो जाएगी। तो जल में प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। n बराबर c/b के सूत्र से, n बराबर c/b के सूत्र से हो जाएगा क्या, निर्वात में प्रकाश की गति दी हुई है और जल का अपवर्तनांक दिया हुआ, तो क्या निकालना है, n बराबर c/b से जल में प्रकाश की गति निकल आएगी। इसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए। एक अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होनी चाहिए, सदैव 1 से छोटा होना चाहिए, सदैव 1 से बड़ा होना चाहिए, सदैव 1 के बराबर होना चाहिए, या कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सदैव 1 से छोटा होना चाहिए। क्या, सदैव 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्या है, छोटे का निशान है, क्या है, बड़े का निशान है। तो सदैव 1 से छोटा होना चाहिए। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता जो है सदैव 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने के लिए प्रयोग करता है कहलाता है। आपको उस उपकरण का नाम बताना है जो परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने के लिए काम आता है, प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर, एसी जनित्र, गैल्वेनोमीटर या उक्त में से कोई नहीं। वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने के लिए प्रयोग करता है कहलाता है विद्युत मोटर, एसी जनित्र, गैल्वेनोमीटर या उक्त में से कोई नहीं। तो परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का। किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 17 नंबर क्वेश्चन, एसी जनित्र के सिद्धांत पर क्या करता है। एसी जनित्र के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है। एक चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव किया गया बल, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत स्थितिक या एक आवेशित कणिक द्वारा अनुभव किए गए बल।
ठीक है। तो आपको बताना है एसी जनरेटर के लिए सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रेरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन है। आपको बताना है जीवाश्म ईंधन क्या है। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। ठीक है। तो आपको बताना है जीवाश्म ईंधन है किस प्रकार का ईंधन है। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो क्या है, एक प्रकार से क्या है, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जीवाश्म ईंधन जो है वो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 क्वेश्चन, 19 नंबर, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है। 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻2 जूल, 3.6 जूल, 3.6 × 10⁻10 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है उसे, 1 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट में कितना घंटा, 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, 1000 वाट। 1 घंटा बराबर कितना सेकंड, 3600 सेकंड होता है। ठीक है। 3600 सेकंड, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो 36 × 10⁻5 बचेगा। और जब हम दशमलव को इधर लाते हैं तो घात बढ़ती है, और जब इधर ले जाते हैं तो घात घटती है। तो हम दशमलव को इधर लेके आएंगे तो घात क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, जल संयंत्र संयंत्र स्थित होता है। जल शक्ति संयंत्र स्थित होता है रेगिस्तान क्षेत्र में, पर्वतीय भूखंड में, मैदानी क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। जो जल शक्ति संयंत्र स्थित होता है वो किसमें स्थित होता है, पर्वतीय भूखंड में। किसमें, पर्वतीय भूखंड में वो स्थित होता है। जल शक्ति संयंत्र जो है वो पर्वतीय भूखंड में स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी ऑडियो वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर ऑडियो वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो हमारे चैनल पे जो है पॉलिटेक्निक एजुकेशन नामक चैनल पे क्या कराया जाता है, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, अदर स्टेट के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जिन भी बच्चों को हमारे चैनल से जुड़ना है तो हमारे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग अपना चैनल देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का भी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी मैथ की होगी। ठीक है। तो मैथ की क्लास से जरूर जुड़िएगा। ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।